हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं और इस टॉपिक का नाम है अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, अनुसूचियाँ से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज बहुत अच्छे से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक ही क्लास में अनुसूचियाँ को खत्म करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि भविष्य में जितने भी हम लोग वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के मूल संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। भारत के मूल संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी थी? दोस्तों, मूल संविधान का मतलब जो आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें आपको बताना है, वो आपका मूल संविधान कहलाता है। तो उस समय अनुसूचियां की संख्या कितनी थी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस समय अनुसूचियां की संख्या 8 थी। कितनी थी दोस्तों? 8। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 2, वर्तमान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। वर्तमान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? हम लोगों ने पढ़ा कि मूल संविधान में तो अनुसूचियां की संख्या 8 थी, लेकिन बाद में जब जब जरूरत पड़ी तो उसमें संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। और कौन कौन से संशोधन के तहत अनुसूचियां जोड़ी गई, ये सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताइए वर्तमान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले तो 8 थी लेकिन अब 12 हो चुकी है। टोटल कितनी है दोस्तों? वर्तमान में अनुसूचियां 12 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारत, उसके सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व इनके राजधानियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन ए है पहला अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरा अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरा अनुसूची और ऑप्शन डी है चौथा अनुसूची। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारत, भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और इन सभी की राजधानियां का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर पहला अनुसूची हो जाएगा। पहला अनुसूची में है ये सब दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी तीसरा अनुसूची, ऑप्शन सी दूसरा अनुसूची और ऑप्शन डी है 9वां अनुसूची। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन भत्ता और पेंशन है, उन सभी का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन जो हो जाएगा सही आपका, वो ऑप्शन सी है दूसरा अनुसूची। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किसका उल्लेख दूसरा अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। आपने इसके पहले पढ़ा कि जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख तो अनुसूची 2 में है, लेकिन एक ऐसा भी पद है जिनका उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो यहीं पे आपको बताना है कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उपराष्ट्रपति जो है ना, उनके वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है, बल्कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन उठाते हैं। समझ गए? उपराष्ट्रपति के पद का नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति का पद होने के चलते वहां से वो अपनी वेतन भत्ता उठाता है। ठीक है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए चौथा अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरा अनुसूची, ऑप्शन सी 5वां अनुसूची और ऑप्शन डी है
तीसरा अनुसूची। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है दोस्तों, बताइएगा कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही। अनुसूची 2 में हम लोगों ने पढ़ा था संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख। अनुसूची 3 में है संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए नोट में एक महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखिएगा। नोट में है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इनके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है। दोस्तों हम लोग ऊपर पढ़ा कि जो अनुसूची 3 है, अनुसूची 3 है, उसमें तो आपको देखने को मिला कि जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख है, लेकिन ये 3 आपको ध्यान रखना है, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल। इन तीनों का उल्लेख नहीं है अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इनका उल्लेख जो है ना वो शपथ, इनका जो शपथ का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद में है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का आपका 60 हो जाएगा, अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख है, उसी प्रकार से जब हम लोग राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे उस समय भी वहां पे अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है 5वां अनुसूची, ऑप्शन बी है 4था अनुसूची, ऑप्शन सी है 6ठा अनुसूची और ऑप्शन डी है 7वां अनुसूची। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 4थे अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है कि इतने सीट राज्य के होंगे, इतने सीट केंद्र शासित प्रदेश के होंगे। इस प्रकार से राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के नियमों का जो उल्लेख है किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 6ठा अनुसूची। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। जो अनुसूचित जाति है एस सी और अनुसूचित जनजाति है एस टी, तो इनके जो क्षेत्रों में प्रशासन चलाने का जो नियम है उसका उल्लेख किस अनुसूची में है आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कौन सा हो जाएगा 5वां अनुसूची। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किसी भी जाति को, भारत के दोस्तों कोई भी जाति हो उसको या तो एससी में या फिर एसटी में रखने का जो अधिकार है वो किसके पास है आपको बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा आपका ए राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट होते हैं वही किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व जनजाति में रख सकते हैं। समझ गए इस बात को। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों कौन कौन। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में प्रशासन चलाने के नियमों का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए 2रा अनुसूची, ऑप्शन बी 6ठा अनुसूची, ऑप्शन सी 10वां अनुसूची और ऑप्शन डी है 11वां अनुसूची। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य जहां पे प्रशासन चलाने के नियमों का उल्लेख किस अनुसूची में है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी 6ठा अनुसूची। जो 6th अनुसूची है वहीं पे आपको 4 राज्यों के विषय में प्रशासन चलाने के नियमों का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में है। दोस्तों इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा यहाँ पे
तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैं एक आपको बता देता हूँ ताकि आप ध्यान रखें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए क्या करेगा कि निम्न में से किस राज्य में, या फिर इस प्रकार से पूछ लेगा सिक्स्थ अनुसूची में, छठे अनुसूची में कौन राज्य शामिल नहीं है, कौन राज्य शामिल नहीं है, कौन राज्य शामिल नहीं है। आपको ऑप्शन में दे देगा असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इस प्रकार से आपको दे देगा। तो देखिए इस प्रकार से जब देगा तो आपका सही उत्तर तो नागालैंड होगा, क्योंकि यही शामिल नहीं है। इस प्रकार से आपको ये 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम हमेशा याद रखना है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फिर प्रश्न संख्या 11, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के जो विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए 7वां अनुसूची, ऑप्शन बी 9वां अनुसूची, ऑप्शन सी 10वां अनुसूची, ऑप्शन डी 3रा अनुसूची। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 7वां अनुसूची। 7वां अनुसूची बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन डी 98, ऑप्शन डी 99। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत कंट्रोवर्सी वाली क्वेश्चंस है। क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी गाइड होती है यहाँ पे कुछ अलग देती है, लेकिन हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी रखेंगे एनसीईआरटी के द्वारा। जो आपके एग्जाम या फिर पूछे जाते हैं तो आपका जो बोर्ड होता है वो किस आंसर को सही मानता है, हम लोग बिल्कुल उसी को पढ़ेंगे। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा 1907। आप बहुत से गाइड पढ़ेंगे तो आपको 99 विषय बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी दोनों के पास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी होगा केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संघ सूची पर कानून बनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, मूल संविधान के राज्य सूची में कितने विषय थे। ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 67। दोस्तों मूल संविधान के राज्य सूची में कितने विषय थे आपसे पूछा गया है। इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल संविधान के संघ सूची में कितने विषय हैं। इस बार का जो प्रश्न है वो है मूल संविधान के राज्य सूची में कितने विषय थे। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा 66। मूल संविधान में तो 66 थे, लेकिन वर्तमान में यह 61 रह गए हैं। कितने 61। 5 को अलग कर दिया गया है। और क्यों अलग कर दिया गया है और इसको अलग करके कहाँ रखा गया है 5 को, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 15, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं। ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 64। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। ऊपर ही मैंने बताया, ध्यान से सुने होंगे तो याद भी होगा आपको। बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए 61। 61 विषय दोस्तों वर्तमान में राज्य सूची में शामिल है। अगले नोट है, एक नोट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन, एक तो है शिक्षा, वन्यजीव, बाट व मॉप तौल
और सामाजिक न्याय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। आप इस बात को ठीक से समझिएगा दोस्तों। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो राज्य सूची में 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में 61 विषय ही हैं। तो ये जो 5 विषय निकाले गए थे वो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निकाले गए थे। और कौन कौन थे वो 5? तो एक तो शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा वन्य जीव, चौथा माप व तौल और 5वां सामाजिक न्याय। इन 5 को निकाल दिया गया राज्य सूची से और कहाँ पे जोड़ दिया गया? तो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है सामान्यतः राज्य सरकार के पास है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा सकती है। प्रश्न को जरा ठीक से समझिएगा। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो तो राज्य सरकार के पास है सामान्यतः, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति भी है जब वैसी परिस्थिति आएगी तो राज्य सूची पर भी जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार ही बनाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी है 65 और ऑप्शन डी है 47। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे दोस्तों, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा 46, फिर 5 आकर इसमें मिल गए तो आपका टोटल 51 हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए, मूल संविधान में 47 विषय थे, ये नहीं होगा, आपका 47 होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। 47 मूल संविधान में था और 5 ऐड हो गए। कौन कौन ऐड हुए? शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप व बाट तौल और साथ ही सामाजिक न्याय। ये 5 जुड़ गए और आपका टोटल कितना हो गया वर्तमान में? अब वर्तमान में जो समवर्ती सूची में विषय है ये 52 है। ठीक है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी 47 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 68 और ऑप्शन डी 47। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? बताइए, ऊपर ही मैंने बताया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था लेकिन सही हम लोग पकड़ लिए। अब बताइए, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। पहले ही बताया 47 मूल में था और 5 ऐड हुए, इस प्रकार से आपका टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक है, 52 हो गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएगी, राज्य सूची पर कानून सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा बनाई जाएगी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहेगी वहां पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये अधिकार दोनों के पास है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी विवाद हो, कोई भी विवाद हो, तो विवाद की स्थिति में कानून याद रखिएगा केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। केंद्र सरकार का मान्य होगा। इस बात को भी आप गौर से ध्यान रखिएगा। विवाद की स्थिति में कानून जो होगा वो केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है?
ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी दोनों के पास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार ऑप्शन ए है केंद्र सरकार के पास। और यह जो फंडा लिया गया था आपका लिया गया था कनाडा देश से। किस देश से दोस्तों, कनाडा। कनाडा देश से लिया गया था कि कोई भी विषय हो, कोई भी विषय जो भी अवशिष्ट विषय में शामिल होंगे उनके ऊपर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट विषय में कौन कौन शामिल है, तो देखिएगा अवशिष्ट विषय में एक तो है शामिल साइबर क्राइम, वर्तमान में अभी दो ही शामिल है, एक साइबर क्राइम, साइबर क्राइम शामिल है अवशिष्ट विषय में, और दूसरा कौन शामिल है तो याद रखिएगा सेरोगासी, सेरोगासी। ठीक है, एक साइबर क्राइम और दूसरा सेरोगासी, ये दोनों अवशिष्ट विषय में शामिल हैं। लेकिन बहुत ऐसे गाइड है जो इसको क्या करते हैं कि जो ये दोनों विषय है और यह केंद्र सरकार बनाती है तो इसको संघ सूची में ही डाल देते हैं और संघ सूची में डालकर उसके विषय को 99 बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अवशिष्ट विषय पर हम लोग को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए 9वां अनुसूची, ऑप्शन बी 10वां अनुसूची, ऑप्शन सी 8वां अनुसूची, ऑप्शन डी 11वां अनुसूची। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 8वां अनुसूची। जो 8वां अनुसूची है इसमें संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। कौन सा होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा मूल संविधान में जो भाषा की संख्या थी वो 14 थी। कितनी थी दोस्तों, 14 थी। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नोट में कुछ बातें हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। आप टेलीग्राम पर आराम से आ सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इसको दोबारा भी देख सकते हैं। नोट में एक बात याद रखिएगा, वर्तमान में भाषा की संख्या 22 है। समझ गए। देखिए मूल संविधान में आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है टोटल 14 भाषा लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो आपके कितने हैं 22 भाषा 22 भाषा। अब देखिए एक तो हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यहाँ पे 22 भाषा है वर्तमान में, मूल संविधान में 14। तो 14 से किस प्रकार बढ़कर 22 हुआ है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो भाषा के लिए, वो हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसके द्वारा क्या किया गया कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसमें, इसमें भाषा में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967। अब फिर क्या हुआ कि 51वां संविधान संशोधन 1992। कौन संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी दोस्तों महाराष्ट्र गोवा के तट पर बोला जाता है, नेपाली आपको उधर बॉर्डर के आसपास में बोला जाता है और मणिपुरी मणिपुर में बोला जाता है। इसी भाषा को क्या किया गया, जोड़ा गया किसमें, 8वीं अनुसूची में 51वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर हुआ 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन, ये हुआ 2003 में और इसके द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, समझ गए किस प्रकार से आपका 1 और यहाँ पे 3, 4 और यहाँ पे आपका 4, इस प्रकार 8
और 14 और 8 आपका 22 हो गया टोटल। 14 प्लस 8 आपका 22 हो गया, वर्तमान में 22 है। तो इस प्रकार से अब एक तो हुआ 21वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, इन तीनों का आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपका, हाँ यहाँ पे और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि मूल संविधान में आपकी 14 भाषा थी, मूल में 14 भाषा थी, और वो 14 कौन कौन थी ये आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू। कौन कौन? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला और असमिया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल यहाँ पे 14 आपका लिख दिया गया है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो इसको आप देख लीजिएगा। कौन कौन है फिर से पढ़िए। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, असमिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 9वां अनुसूची, ऑप्शन बी 10वां अनुसूची, ऑप्शन सी पहला अनुसूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 9वां अनुसूची। हम लोग तो पहले क्या किए कि जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी 8, इन सब चीज़ों का ऊपर अध्ययन कर लिया। यहाँ से आपका 9वां अनुसूची चालू हो गया, यानी कि किस प्रकार से संविधान संशोधन करके इस अनुसूचियों को जोड़ा गया और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 की गई। इन सब के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप याद रखिएगा भूमि सुधार कानूनों का जो उल्लेख है वो संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, 9वें अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए पहला संशोधन, ऑप्शन बी 9वां संशोधन, ऑप्शन सी 21वां संशोधन, ऑप्शन डी 19वां संशोधन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप जानते हैं कि मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। तो जो 9वां अनुसूची है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पहले ही संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसी के द्वारा 9वें अनुसूची को संविधान के अनुसूची में जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन ए 10वां अनुसूची, ऑप्शन बी 8वां अनुसूची, ऑप्शन सी 12वां अनुसूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दल बदल कानून संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची में दल बदल कानून इसका उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट में आप बात याद रखिएगा, जो 10वां अनुसूची है ना वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो नाइन्थ अनुसूची थी उसको तो आपको पहले ही संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1951 में हुआ था इसके द्वारा जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे जो 10वां अनुसूची है वो 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, ग्रामीण पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 10वां अनुसूची, ऑप्शन बी 11वां अनुसूची, ऑप्शन सी 9वां अनुसूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। ग्रामीण पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची में दोस्तों ग्रामीण पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 का रहा है कि
अनुसूची जो 11 है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन बी तीसरा संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 11वां अनुसूची है इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल राइट है। 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ था और इसी के द्वारा आपको जोड़ा गया। ठीक है, अनुसूची 11 को। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, ग्रामीण पंचायत राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 9, ऑप्शन डी भाग 11। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? ग्रामीण पंचायत राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? दोस्तों आप जानते हैं कि 22 भाग टोटल अभी हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान में टोटल भाग की संख्या 22 है। तो आपसे पूछा गया है कि उन 22 में से कौन ऐसा भाग है जिसमें ग्रामीण पंचायत राज का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भाग 9। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, ग्रामीण पंचायत राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 जून, ऑप्शन सी 24 जुलाई। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? ग्रामीण पंचायत राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। 24 अप्रैल। कब दोस्तों? 24 अप्रैल को ग्रामीण पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 11वां अनुसूची, ऑप्शन बी 5वां अनुसूची, ऑप्शन सी 12वां अनुसूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है दोस्तों? तो आप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा, अनुसूची 12वां। अनुसूची 12वां, इसको दोस्तों 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 द्वारा जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि अनुसूची 12 को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 74वें संविधान संशोधन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर? किस अनुसूची 12 को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9A, भाग 9B, भाग 9C और भाग 9D। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा होगा दोस्तों? जो नगरीय स्वशासन का उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है? आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में टोटल भागों की संख्या 22 है। तो इन 22 में से कौन सा ऐसा है जिसमें नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9A। भाग 9A, क्योंकि जो 9 है उसमें तो ग्रामीण पंचायत राज का उल्लेख है, इसलिए नगरीय स्वशासन का उल्लेख भाग 9A में है। ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या, तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। यहाँ पे आपको सब चीज़ का आंसर दिया गया है। आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही इसके पहले हम लोगों ने जो भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस किया है या फिर टॉप 30 सीरीज का क्वेश्चंस किया है, उसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, उन सभी को आपको पढ़ना चाहिए। वहाँ का प्लेलिस्ट आपको चेक कर लीजिएगा, हमारे चैनल पे दिया गया है। साथ ही दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि अनुसूची से संबंधित जितने भी प्रश्न हम लोग किए वो सब आपको समझ में आ गया होगा। आप इन सब चीज़ को दोहराते रहिएगा
PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।